So we will go through Doppler effect very quickly again, just the basic formulas, and then we'll start solving numericals. तो कल हमने Doppler effect in detail देखा था, and we have derived formula for two cases. So what is Doppler effect? Apparent change in the frequency. Apparent change, क्योंकि ये हमको सिर्फ अपीयर होता है. वो जरा खिड़की बंद कर दो उसको. So apparent change मतलब it only appears that the frequency is something different than the original frequency. Original frequency अगर for example original frequency is n0, तो जो frequency हम लोग detect करते हैं that frequency is not equal to the original frequency emitted by the source. When I say by the source, ये source of sound भी हो सकता है, source of light भी हो सकता है, लेकिन because we are studying sound chapter, तो हमारा फोकस यहाँ पे है डॉपलर इफेक्ट इन साउंड. तो डॉपलर इफेक्ट इज नथिंग बट एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड लिसनर. तो एक जनरल फॉर्मूला हमने देखा था. हमने कल दो केसेस डिराइव किए थे. एक था सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी लिसनर, दूसरा था लिसनर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स. तो पहले केस में सोर्स was moving away from a stationary listener. Listener was stationary, source was moving away. दूसरा केस था listener moving towards the stationary source. मतलब इस केस में stationary कौन है? दूसरे केस में source, और moving कौन है? listener. तो अगर आपको याद होगा टोटल ऐसे बनते हैं 8 केसेस. So there are in total 8 cases, out of which we have discussed 6. दो हम लोग इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकली डिस्कस करने वाले हैं. तो इन एनी केस आपको याद ही होना चाहिए, जब भी डिस्टेंस कम हो, डिस्टेंस बिटवीन लिसनर एंड सोर्स कम हो, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी. फॉर अप्रोच का केस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अप्रोच? द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज डिक्रीजिंग. डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड द लिसनर इज डिक्रीजिंग. इसको बोलते हो अप्रोच. और अगर उल्टा हो मतलब जब डिस्टेंस बढ़ेगा तो उस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी. इसको आप बोलते हो रिसीड. राइट. तो टोटल कौन से 8 केसेस बनते हैं, उसमें से सिर्फ 6 केसेस के फॉर्मूला हम मेंशन करेंगे. बाकी 2 केस हम लोग न्यूमेरिकल के फॉर्म में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, यू शुड नो which are the 6 cases. उसमें से सबसे पहला एक काम करो, keep any one of the 2 stationary. So do you remember what was general formula for apparent frequency? कल डिराइव किया था ना. तो क्या था जनरल फॉर्मूला? V प्लस माइनस VL, V प्लस माइनस VS. ओके. अब यहाँ पे प्लस माइनस क्यों दिया, उसका रीजन है. तो एक एक करके हम लोग देखेंगे. केस वन एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टेशनरी सोर्स कर देते हैं. ओके. तो सोर्स इज स्टेशनरी. सोर्स अगर स्टेशनरी हो मतलब Vs की वैल्यू कितनी है? 0. तो फॉर्मूला क्या बनेगा? N V प्लस माइनस VL अपॉन V इंटू NO. लेकिन यहाँ पे जब आपने बोला सोर्स इज स्टेशनरी, तो हु इज मूविंग? लिसनर. अब इसके भी 2 केसेस है, लिसनर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स और इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स. तो पहला केस, इसमें केस पहला डिस्कस करेंगे, लिसनर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स. तो लिसनर अगर स्टेशनरी सोर्स के पास में जा रहा है तो डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इतना क्या सोचना है. तुम लिसनर हो और आगे एक लाउड स्पीकर लगा हुआ है, वो सोर्स है, वो स्टेशनरी है, तुम मूविंग हो, तुम स्पीकर की तरफ जा रहे हो, तो डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है. तो डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग. जब डिस्टेंस कम हो तो उसको बोलते हो अप्रोच. उस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी. तो ये जो मैंने आपको बताया था कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? रेशियो इज ग्रेटर देन 1. तो इन दोनों का रेशियो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 1. ओके. तो रेशियो
रेशियो ग्रेटर देन 1। अब जब आपको फॉर्मूला ऑब्टेन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो, इस केस में सोर्स क्या था, स्टेशनरी था, तो फॉर्मूला क्या आएगा, एन अपॉन एन ओ वी वी एल, और यहाँ पे वी, क्योंकि वी एस की वैल्यू क्या है, 0 है। जब डिस्टेंस कम हो तो रेशियो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, और रेशियो ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब देखो न्यूमरेटर में यहाँ पे भी वी है, डिनोमिनेटर में वी है, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो न्यूमरेटर छोटा हो जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा, प्लस, तो यू विल हैव अ प्लस साइन हियर, तो v प्लस वी एल अपॉन वी, ये बन गया आपका फॉर्मूला फॉर स्टेशनरी सोर्स एंड लिसनर मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। उसके बाद केस टू अगेन, source is stationary, listener is moving away, from the source, तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, वेरी गुड, डिस्टेंस बढ़ेगा तो रेशियो शुड बी लेस देन 1, तो रेशियो शुड बी लेस देन 1। तो ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है, दिस फॉर्मूला, यहाँ पे वी एस तो वैसे भी 0 है, तो सिर्फ डिसाइड करना है साइन। अगर रेशियो लेस देन 1 है तो न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर से कम करना है तो यहाँ पे बीच में माइनस की प्लस माइनस, बन गया, हो गया। तो दिस वाज केस नंबर 2। अब दो केस में हमने सोर्स को स्टेशनरी रख के देखा है, और दो केस में हम अभी किसको स्टेशनरी रखेंगे, लिसनर को। तो लिसनर इज स्टेशनरी, केस नंबर 3, केस 3, लिसनर इज स्टेशनरी। जैसे तुमने बोला लिसनर इज स्टेशनरी, तो क्या हुआ, वी एल की वैल्यू हो गई 0। ओके, देन अगर लिसनर स्टेशनरी है, जैसे तुम लिसनर हो, या स्टेशनरी ना हो, तो दो केस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक गाड़ी थी जिसका हॉर्न बज रहा है और वो तुम्हारे पास में आ रहा है, मतलब सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द लिसनर, तो ये अप्रोच का केस है कि डिस्टेंस का केस है, अप्रोच, तो फिर रेशो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। लेकिन यहाँ पे स्टेशनरी कौन था, लिसनर, मतलब वीएल की वैल्यू क्या थी, 0, करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम हो रहा है तो रेशियो ग्रेटर देन 1 चाहिए। रेशियो ग्रेटर देन 1 कब होता है, जब डिनोमिनेटर बड़ा हो, है ना, हाँ, उल्टा, न्यूमरेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। तो अगर मैं यहाँ पे प्लस लिख देता तो चलेगा क्या, नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, हो गया। केस नंबर 4, ये सब मैंने आपको ऑलरेडी टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है नोट्स में, तो यू ऑलरेडी हैव दिस टेबल इन द नोट्स। सिर्फ वहां पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी को Na बोला है और रियल फ्रीक्वेंसी को शायद n बोला है। न्यूमेरिकल से जस्ट पहले एक टेबल मिलेगा आपको। तो केस नंबर 4, लिसनर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग अवे, अवे फ्रॉम द लिसनर, moving away, distance is increasing. If distance is increasing, ratio should be less than 1। रेशियो को अगर लेस देन 1 होना है तो न्यूमरेटर शुड बी स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, तो फिर यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस, डन। उसके बाद केस नंबर 5, बोथ आर मूविंग, सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग, लेकिन एक केस में बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक केस में बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो केस 5, both source and listener are moving towards each other, फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी पे जा रहे हो हॉर्न बजाते बजाते, और सामने से भी गाड़ी आ रही है हॉर्न बजाते बजाते, तो इस केस में यू आर सोर्स फॉर दैट लिसनर एंड यू आर लिसनर फॉर दैट सोर्स। तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर है तो कम हो रहा है।
तो रेशो ग्रेटर देन क्या आएगा 1, और रेशो को ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तो फिर न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा करना है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, सिंपल। उसके बाद लास्ट केस, एक्चुअली दो केस और है, मैं सिर्फ बता देता हूँ दो केस। तो केस नंबर 6, both both source and listener are moving away from each other, are moving away from each other, moving away. For example, वही आप गाड़ी चला रहे हो, हॉर्न बजा रहे हो, सामने से गाड़ी आ रही है, हॉर्न बजाते बजाते अब दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया। आफ्टर क्रॉसिंग डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? पता ही नहीं चल क्या रहा है क्लास में, डिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा? तुमको क्लास में क्या चल रहा है पता नहीं, तो वो इस क्लास में नहीं चलेगा। तो वी हैव टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। तो क्या बात कर रहे थे हम लोग, कौन सा इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट है ये? साउंड इफेक्ट, तो लाइट इफेक्ट, तो डॉपलर इफेक्ट, नहीं वो भी नहीं। व्हाट आर वी स्टडीइंग हियर? हाँ, डॉपलर इफेक्ट, वेरी गुड। So when both source and listener are moving away from each other, distance is increasing, which means this ratio should be less than 1, which means that numerator should be less than denominator. हो गया, करेक्ट, गुड। अब दो केसेस और है। एक केस में फॉर एग्जाम्पल सपोज एक गाड़ी है जो हॉर्न बजा रहा है, मतलब वो सोर्स हो गया, और आप उसके पीछे पीछे जा रहे हो, तो लिसनर इज फॉलोइंग सोर्स। उल्टा भी हो सकता है, देखो तुम लिसनर थे, तुम पीछे जा रहे थे, सोर्स आगे जा रहा है, तो लिसनर इज फॉलोइंग सोर्स। उल्टा हो सकता है, तुम आगे हो, तुम लिसनर हो, सोर्स पीछे है, हॉर्न बजा रहा है गाड़ी, राइट? ऐसा होता है ना, पीछे से गाड़ी है, हॉर्न बजा रहा है, आप आगे हो, तो हु इज फॉलोइंग हु? सोर्स इज फॉलोइंग लिसनर। तो वो भी दो केसेस है। तो ठीक है, लेट अस क्विकली क्विकली डिस्कस। वो भी इजी है, ओनली थिंग इज एक्चुअली डिपेंड करता है स्पीड्स के ऊपर, लेकिन आपको जो क्वेश्चन एक आएगा, आज ही करना है क्वेश्चन, तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको फॉर्मूला बना के दे देता हूं। तो यू मे हैव टू मोर केसेस, टू मोर केसेस। केस नंबर 7, लिसनर फॉलोइंग सोर्स, लिसनर फॉलोइंग सोर्स। और केस नंबर 8, सोर्स फॉलोइंग लिसनर, सोर्स फॉलोइंग लिसनर। दोनों केसेस अच्छे से समझ लो, टू सिंपल टू सॉल्व। लिसनर, फॉर एग्जाम्पल यू गाड़ी पे जा रहे थे, आगे एक दूसरा गाड़ी है, वो हॉर्न बजा रहा है, तो तुम लिसनर हो, वो सोर्स है, वो तुम्हारे आगे है, तो लिसनर फॉलोइंग सोर्स। उल्टा, तुम गाड़ी पे जा रहे हो, पीछे एक गाड़ी है, वो हॉर्न बजा रहा है, तो सोर्स फॉलोइंग लिसनर। तो दोनों केसेस में जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला का बनता है सेम, वी वी एल वी वी एस। यहाँ पे भी वैसा ही आएगा, वी वी एल वी वी एस। सिर्फ एक जगह पे दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव, एक जगह पे नेगेटिव। ये कब? तो हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, तब मैं यहाँ पे प्लस माइनस जो भी आएगा लिख दूंगा। तो फिलहाल से याद रखना कि हर एक केस में फॉर्मूला का स्ट्रक्चर है सेम। अब ये मैंने क्यों पेंडिंग रखा है, उसका रीजन है, ये एक्चुअली देखो प्रॉब्लम क्या होता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने बोला लिसनर फॉलोइंग सोर्स, दोनों मूविंग है सेम डायरेक्शन में, तो डिपेंड करेगा दोनों के वेलोसिटीज के ऊपर। अगर लिसनर का स्पीड कम है, सोर्स का ज्यादा है, क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ने लगेगा। डिस्टेंस बढ़ता है तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम होता है। सोर्स का स्पीड कम है, लिसनर का स्पीड ज्यादा है, तो क्या होगा? डिस्टेंस कम होगा, राइट? डिस्टेंस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो उस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। तो वो स्पीड्स के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। और अगर दोनों मूविंग है, दोनों का स्पीड सेम है, सेम स्पीड है, तो क्या होगा?
इट इज सिमिलर टू बोथ आर एट रेस्ट, तो उस केस में देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी सोर्स ने इमिट किया उतना ही फ्रीक्वेंसी लिसनर को सुनाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सोर्स हूँ, आप लिसनर हो, आई एम एट रेस्ट, यू आर एट रेस्ट, तो जितना फ्रीक्वेंसी मैं इमिट कर रहा हूँ उतना ही आप सुन पा रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम को नीचे टायर लगा दिए, हम लोग मूव कर रहे हैं सबके सब, बोथ एट द सेम स्पीड, तो सोर्स का स्पीड भी सपोज 60 किलोमीटर पर आवर और तुम्हारा भी 60 किलोमीटर पर आवर, तो फिर क्या होगा उस केस में, रिलेटिवली सोर्स एंड लिसनर आर एट रेस्ट, तो उस केस में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। तो ये दो जो फॉर्मूलाज है, आई विल कम बैक टू दिस फॉर्मूला अगेन, क्योंकि ये डिपेंड करेगा स्पीड्स के ऊपर। गुड, तो इतना आपको पता होना चाहिए अबाउट डॉपलर इफेक्ट। अब वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू डॉपलर इफेक्ट। एग्जांपल 8.6 इजी क्वेश्चंस है, सिर्फ यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन। ओके, तो सबका ध्यान यहाँ पे, एज यूजुअल यू विल बी गिवन सफिशिएंट टाइम टू नोट डाउन एवरीथिंग। और रॉकेट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स अ स्टेशनरी टारगेट। तो एक रॉकेट है विच इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 220 मीटर पर सेकेंड और टारगेट इज स्टेशनरी। इट emits a wave of frequency 1200 hertz. So what is the real frequency emitted by the source? 1200 hertz. Who is the source? Rocket. Some of the sound reaching the target gets reflected back to the rocket as an echo. तो रॉकेट से जो साउंड में निकला था उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गया रॉकेट के पास एज एन इको। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द टारगेट। तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड डिटेक्टेड बाय द टारगेट और दूसरे केस में द फ्रीक्वेंसी ऑफ इको डिटेक्टेड बाय द रॉकेट। तो जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, बहुत सिंपल है। हमारे पास एक टारगेट है स्टेशनरी, हमारे पास एक रॉकेट है विच इज मूविंग टुवर्ड्स दैट स्टेशनरी टारगेट। सो यू हैव दिस एज रॉकेट एंड दिस एज टारगेट, करेक्ट। गिवन में क्या क्या दिया हुआ है आपको? गिवन में दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, कितना दिया हुआ है? 220 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय रॉकेट इज, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इज 1200 hertz, 1200 hertz. Some of the sound reaching the target gets reflected back to the rocket as an echo. तो इसने जो फ्रीक्वेंसी इमिट किया उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके वापस आया एज एन इको, सम पार्ट ऑफ इट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय द टारगेट। तो आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय द टारगेट। तो आपको फाइंड करना है apparent frequency as heard by target, as heard by target। तो जो फ्रीक्वेंसी, कौन सा फ्रीक्वेंसी? n0 रॉकेट ने इमिट किया था, वो टारगेट तक आते आते कितना बन गया। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डिटेक्टेड बाय द टारगेट। दूसरा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ इको डिटेक्टेड बाय रॉकेट। फ्रीक्वेंसी ऑफ इको डिटेक्टेड बाय रॉकेट मतलब यही साउंड रिफ्लेक्ट होके आया, तो व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज डिटेक्टेड बाय द रॉकेट। क्वेश्चन समझ में आया यहां तक? पक्का? श्योर श्योर। हु इज द सोर्स, हु इज द लिसनर, टारगेट। ये केस 1 है। जब आपको पूछा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय टारगेट, तो पहले केस में मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, इस केस में सोर्स कौन है? कौन है सोर्स? रॉकेट है। और लिसनर कौन है? टारगेट है। और दूसरे केस में आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि ये जो फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके आएगा तो रॉकेट कितना डिटेक्ट करेगा। अभी सेकंड केस में डिटेक्ट कौन कर रहा है? कौन कर रहा है डिटेक्ट? रॉकेट। तो हु इज द लिसनर इन द केस 2? रॉकेट। अच्छा, तो अकॉर्डिंग टू यू लिसनर इज रॉकेट, तो हु इज द सोर्स? टारगेट। ओके, तो अभी आप फॉर्मूला बताओगे बिकॉज यू सीम टू नो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो तुम मुझे बताओगे
फॉर्मूला पहले केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज डिटेक्टेड बाय टारगेट, और तुम्हारा फ्रेंड जिसका तुम गप्पे मार रहे थे वो बताएगा सेकंड केस का फॉर्मूला। बताओ, व्हाट इज द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज डिटेक्टेड बाय द टारगेट? थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। आगे तुम कर लो, बताओ। लिखा है ना, सोर्स कौन है? रॉकेट। लिसनर कौन है? टारगेट। स्टेशनरी कौन है? हु इज नॉट मूविंग? टारगेट इज नॉट मूविंग। तो फॉर्मूला क्या था? याद है? वी वी एल वी वी एस। ये तो पक्का है ना? बराबर ना? बराबर। सिर्फ एस की जगह पे, एस की जगह पे आर, क्योंकि सोर्स पहले केस में कौन था? रॉकेट था। ओके, वेरी गुड। डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि रॉकेट इज मूविंग टुवर्ड्स द टारगेट। तो अगर डिस्टेंस कम हो तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ये ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। तो न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए? न्यूमरेटर। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। क्लियर? केस नंबर 2 में हु इज द लिसनर? रॉकेट। हु इज द सोर्स? टारगेट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? हाँ, चलो, लेकिन थोड़ा सा और करेक्शन समझ लो, ये एक सही नहीं है। क्यों नहीं है? टारगेट सोर्स बन गया, तो टारगेट तो वही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट करेगा जो उसके पास पहुंचा है। उसके पास कितना फ्रीक्वेंसी पहुंचा है? पहले केस का एपरेंट। तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हो तुम? अरे बहुत लॉजिकल चीज है। डॉपलर इफेक्ट कोई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, प्रोवाइडेड यू पे अटेंशन एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जांपल, आई एम रॉकेट, मैं बात करते करते सामने की वॉल टारगेट की तरफ जा रहा हूँ, तो आई एम सोर्स हु इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी लिसनर। लिसनर स्टेशनरी, तो न्यूमरेटर में से वी आएगा, डिनोमिनेटर में वी और वी एस आएगा। डिस्टेंस कम हो रहा है तो न्यूमरेटर बड़ा, डिनोमिनेटर छोटा, तो माइनस आएगा, तो हो गया माइनस। अब यही जो साउंड मैं प्रोड्यूस कर रहा था वही रिफ्लेक्ट होके आया, मेरे पास ही आया, मैंने इको सुना। तो ये जो वॉल है, जो टारगेट है, वो क्या बन गया? सोर्स। लेकिन सोर्स खुद का फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। तो जितना उसके पास पहुंचेगा वही रिफ्लेक्ट करेगा। उसके पास पहुंचा कितना? फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी NAT। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? NAT। बराबर। नॉट द ओरिजिनल वन इमिटेड बाय द रॉकेट, इट इज द फ्रीक्वेंसी, क्योंकि सेकेंड केस में रॉकेट इज लिसनर एंड सोर्स इज टारगेट। तो टारगेट के पास जितना पहुंचेगा उतना ही वो रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो व्हाट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय टारगेट? द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द टारगेट फ्रॉम द रॉकेट। कितना रिसीव हुआ? हाँ, तो बस वही होता है। और अब सोर्स क्या है? स्टेशनरी। मूविंग कौन है? लिसनर। तो क्या आएगा? वी वी एल, और नीचे क्या लिखोगे? वी, क्योंकि वी एस क्या है? 0 है। यहाँ तक क्लियर? अभी भी डिस्टेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिस्टेंस जब कम होगा तो रेशो क्या होता है? ग्रेटर देन 1। मतलब न्यूमरेटर होता है बड़ा, डिनोमिनेटर होता है छोटा, तो क्या लिखोगे? प्लस। लेकिन सेकेंड केस में लिसनर कौन है? कौन है लिसनर? रॉकेट। हो गया। बराबर। और लॉजिकली भी सोचो, वो वीआर ही होना चाहिए। अरे तुम्हारा टारगेट तो रेस्ट पे है, वो तो 0 है ना, वो कैसे आ सकता है फॉर्मूला में? आ ही नहीं सकता फॉर्मूला में वो। हो गया, बन गया फॉर्मूला। अभी क्या करना है? अभी सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। और एक चीज और एक समझ लो, दोनों ही केस में डिस्टेंस कम हो रहा है, तो दोनों ही आंसर 1200 के ऊपर जाएंगे। पहला आंसर 1200 से बड़ा होगा, दूसरा आंसर पहले आंसर से बड़ा होगा। ओके, तो कोई कहीं पे भी 1200 से कम आया तो गड़बड़ है। तो पहला केस, फ्रीक्वेंसी डिटेक्टेड बाय टारगेट इक्वल टू वी। और ये व्हाट इज वी? व्हाट इज वी? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 330 मीटर पर सेकेंड। तो यू हैव फॉर्मूला वी अपॉन वी माइनस वी आर इंटू एनओ। वी है 330, तो 330 माइनस 220, और ये था 1200।
तो कितना हो गया 330 अपॉन 110 इंटू 1200 वन जा एंड थ्री जा 12 थ्री जा 36 तो 3600 हर्ट्ज is the frequency as received by the target. तो ये 1200 से बड़ा है, ऑफ कोर्स बड़ा है, तो करेक्ट है क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा था तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा पहुंचना चाहिए था, हो गया। केस नंबर 2, व्हाट इज केस नंबर 2? फ्रीक्वेंसी, apparent frequency as received by rocket, क्या था फॉर्मूला? V प्लस VR अपॉन V इंटू NAT। तो V is 330, VR is 220 upon V is how much? 330, 330 है ना? What is this? 3600, 3600, तो कितना हो गया ये? 550 अपॉन 330 इंटू 3600, 11 3 जा 11 5 जा 3 1 जा 3 1200 जा, what is 1200 into 5? 6000 hertz, तो 6000 hertz, गुड। तो जो रॉकेट ने 1200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी इमिट किया था रिफ्लेक्शन के बाद, वही साउंड उसको 6000 हर्ट्ज का मिलता है। ओके डन, खत्म, एंड ऑफ द क्वेश्चन। तो इन सम केसेस कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आपको जो टारगेट था उसने कितना फ्रीक्वेंसी रिसीव किया वो पूछा ही नहीं होता है। आपको क्वेश्चन में ऐसा होता है दैट अ सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी वॉल, what is the frequency as heard by the same source after reflection from the wall? तो रॉकेट मूविंग है, सोर्स मूविंग है, सामने टारगेट स्टेशनरी है, तो रॉकेट को वापस से रिफ्लेक्टेड साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना सुनाई देगा, ऐसा क्वेश्चन होता है। मतलब दे आर नॉट आस्किंग यू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द टारगेट, टारगेट मतलब कौन? वॉल। तो उस केस में क्या करोगे? हाँ 6000 बराबर है, वो फाइंड करोगे, बात बराबर है, लेकिन लुक व्हाट वाज द फॉर्मूला? NAR इक्वल टू V प्लस VR अपॉन V इंटू NAT। बट व्हाट इज NAT? व्हाट इज NAT? V अपॉन V माइनस VR इंटू, ओके, ये हो गया कैंसल। तो उस केस में डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्मूला तुमको यूज करना है, V प्लस VR अपॉन V माइनस VR इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एज इमिटेड बाय द सोर्स। तो ये कितना है? 330। तो ये कितना है? 220 अपॉन 330 माइनस 220 इंटू 1200, कितना हो गया? 550 अपॉन 110। ओके, 1 एंड 5 1200 इंटू 5 इज 6000 पॉइंट्स। तो जब इंटरमीडिएट वैल्यू नहीं पूछी हो ना, पूछा हो एक सोर्स है जो वॉल की तरफ जा रहा है, वॉल ने साउंड को रिफ्लेक्ट कर दिया, वो रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आया इन द फॉर्म ऑफ इको, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इको? तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये बना लो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू V प्लस VR, मतलब V प्लस VS अपॉन V माइनस VS इंटू N। तो डायरेक्टली भी होता है, हम लोग वो डायरेक्टली जेई नीट के क्वेश्चंस में देखेंगे। गुड, अगला क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सोर्स एंड लिसनर बोथ आर मूविंग या तो टुवर्ड्स ईच अदर या फिर अवे फ्रॉम ईच अदर। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 8.7, अ बैट, यू नो व्हाट इज बैट? ओके, बैट फ्लाइंग एट वेलोसिटी VV इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड इज फॉलोड बाय अ कार। तो बैट आगे है, पीछे गाड़ी है, कार है, रनिंग एट वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, कार का स्पीड मतलब VC, तो नॉट VB। बैट का स्पीड कितना है? 12.5 मीटर पर सेकेंड, और कार का कितना हुआ है? कार का कितना दिया हुआ है? 50 मीटर पर सेकेंड। तो कार का दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द कार एंड द बैट आर एज शोन इन द फिगर। तो यहाँ पे डायग्राम दिया है, डायग्राम में आपको एक्चुअल वेलोसिटी का डायरेक्शन दिया है। तो बैट इज मूविंग at angle of 37 with respect to x axis
and car is moving at an angle of 53 with respect to x axis. 37 और 53 क्यों दिया होगा, क्यों दिया होगा? क्योंकि आपको sin 53 और cos 53 पता है, sin 37 और cos 37 भी पता है. What is sin 37 degrees? 3/5. What is sin 53 degree? 4/5. इसके लिए वो दिया है आपको. तो bat is at 37 degree with respect to x axis and car is at 53 with respect to x axis. आगे बोला है both in the same plane. both in the same plane मतलब फॉर एग्जांपल अगर बैट एक्स वाई प्लेन में जा रहा है तो कार भी एक्स वाई. ऐसा नहीं हो सकता कि बैट इज फ्लाइंग इन एक्स वाई प्लेन एंड कार इज गोइंग इन एंड एक्स जेड प्लेन. दोनों का प्लेन ऑफ मोशन सेम है. टू डिटेक्ट द कार, कार को डिटेक्ट करने के लिए द बैट रेडिएट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स मतलब अल्ट्रासाउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 36 किलोहर्ट्ज. पता है ना आपको व्हाट इज अल्ट्रा एंड व्हाट इज सबसोनिक, व्हाट इज सुपरसोनिक एंड व्हाट इज सबसोनिक? What is the frequency range as detected by human ears? Audible range 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक मतलब 20,000 हर्ट्ज तक. तो 20 हर्ट्ज के नीचे का जो साउंड होता है उसे तुम बोलते हो सबसोनिक. सब मतलब बिलो ह्यूमन ऑडिबल रेंज. और 20,000 हर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज के जो ऊपर का होता है उसको बोलते हो सुपरसोनिक या फिर अल्ट्रासोनिक. तो अल्ट्रासाउंड मतलब फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन 20 किलोहर्ट्ज. और देखो बोला है कितना, बोला है 36 किलोहर्ट्ज. Sound speed of sound at surrounding temperature is 350 मीटर पर सेकेंड. यहाँ तक क्लियर? अभी तो सिर्फ बेसिक क्वेश्चन समझाया, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ. बेसिक आइडिया क्या है? तो आइडिया ये है कि हमारे पास बैट इज रेडिएटिंग फ्रीक्वेंसी. तो हु इज द सोर्स? बैट. हु इज द इन दिस केस लिसनर? कार. What is the frequency emitted by bat? 36 kilohertz. What is the speed of sound in air? 350 meter per second. What is speed of bat? 12.5. And that of car is 50 meter per second. आगे क्या बोला है अब? There is an ultrasonic frequency detector fitted in the car. तो कार के ऊपर एक अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर फिट करके रखा है. Calculate the frequency recorded by this detector. So what will be the frequency recorded by the detector? मतलब what is the frequency detected by the car in short, by the listener. तो पहले केस में who is source? Bat. Who is listener? Car. The ultrasonic waves radiated by the bat are reflected by the car. तो जो बैट ने साउंड इमिट किया था वो कार ने रिफ्लेक्ट करके वापस भेज दिया. ओके. The bat detects these waves and from the detected frequency, it knows about the speed of the car. बैट ने इमिट किया, कार ने रिफ्लेक्ट किया, बैट ने वापस डिटेक्ट कर लिया और उससे उसको समझा कि कार का स्पीड कितना है. Calculate the frequency of the reflected wave as detected by the bat. तो केस नंबर 2 में who is source and who is listener? कार इज सोर्स एंड बैट इज लिसनर. बाकी आपको साइन 37 कॉस 53 की वैल्यू दी है, साइन 53 और कॉस 37 की वैल्यू दी है, वैल्यू आर गिवन टू यू. गुड क्वेश्चन. तो पहले तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको केस बाय केस सॉल्व करेंगे. लेट अस से दिस इज डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन है ये. द बैट इज फ्लाइंग एट एन एंगल ऑफ 37 एंड द कार इज मूविंग. कार इज नॉट फ्लाइंग, कार इज मूविंग. नहीं तो कार को भी फ्लाई करने को लगा देंगे हम. दिस इज वीसी, दिस इज हाउ मच? 53. दिस इज वेलोसिटी ऑफ बैट एंड हाउ मच इज दिस एंगल? 37. अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसके लिए भी है क्योंकि अब तक हमने जो डॉपलर इफेक्ट के केसेस स्टडी किए थे, टोटल 8 केसेस, 8 केसेस है ना. सोर्स इज स्टेशनरी, लिसनर इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे. लिसनर इज स्टेशनरी, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स और अवे. बोथ मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, बोथ मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. बोथ सोर्स फॉलोइंग लिसनर, लिसनर फॉलोइंग सोर्स. तो ये जो 8 केसेस तुम डिस्कस करते हो उसमें अजम्पशन होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज सेम. मतलब मैं अगर बोल रहा हूँ कि सोर्स स्टेशनरी है, लिसनर मूविंग है, तो लिसनर इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स. करेक्ट. दोनों भी मूविंग है तो दोनों एक दूसरे के तरफ मूविंग है. हमने ऐसा केस कब डिस्कस किया कि फॉर एग्जाम्पल सोर्स जो था वो 37 डिग्री पे जा रहा है और लिसनर 57 डिग्री पे जा रहा है, 53 डिग्री पे जा रहा है. ऐसा केस हमने लिया नहीं. तो कभी भी
ये जो तुम रिलेटिव वेलोसिटी लेते हो, वेलोसिटी ऑफ सोर्स या फिर वेलोसिटी ऑफ लिसनर, ये होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द सोर्स और लिसनर, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ। इन शॉर्ट, जिनको अभी भी नहीं समझ में आया तो ठीक है, ये एक लाइन है जो सोर्स को और लिसनर को कनेक्ट करता है। तो जब हम मोशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि बोथ आर मूविंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ईच अदर। हमने कभी ये नहीं बोला कि ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है। दे आर मूविंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ईच अदर। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हो तो सॉल्व कैसे करोगे? आपको इसके करने पड़ेंगे कंपोनेंट्स, कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ईच अदर। तो कंपोनेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ईच अदर मतलब इसका एक कंपोनेंट जाएगा यहाँ पे, एक कंपोनेंट होगा यहाँ पे। आपको पता है एंगल को लग मतलब एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा होता है? कॉस। एंगल को लग के एडजेसेंट बाजू का एंगल को लग के कौन सा होता है? कॉस। तो ये कौन सा हो गया? वी बी कॉस 37। और ये कौन सा है? वी बी साइन 37। उसके बाद कार के लिए ये कंपोनेंट कौन सा होगा? कॉस। और ये कौन सा होगा? साइन। तो ये आ जाएगा बी सी कॉस 53 और ये हो जाएगा बी सी साइन 53। विच आर द कंपोनेंट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ईच अदर? कौन से कंपोनेंट्स है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ईच अदर? कॉस। तो साइन कंपोनेंट्स इस क्वेश्चन में हमारे किसी काम के नहीं है, तो यू डोंट नीड दिस, इसकी जरूरत ही नहीं है। मतलब अब जब तुम प्रॉब्लम को इमेजिन करोगे तो ये प्रॉब्लम को अब इसके आगे आपको ऐसा सोचना पड़ेगा। क्लियर? ज्यादा क्लियर? अब इसमें दो केसेस बनेंगे। केस वन, केस वन ना, केस वन में सोर्स कौन था? बैक। और डिटेक्टर किसके ऊपर फिट किया था? कार के ऊपर। तो लिसनर कौन बन गया? कार। वेरी गुड। कौन किसको फॉलो कर रहा है? कार बैट को फॉलो कर रहा है, लेकिन बैट कौन है? सोर्स है। और कार कौन है? लिसनर है। तो हु इज फॉलोइंग हु? लिसनर फॉलोइंग सोर्स। तो जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के लिए रख दिया था यहाँ पे, अब भर लेंगे। लिसनर फॉलोइंग सोर्स प्लस प्लस, सोर्स फॉलोइंग लिसनर माइनस माइनस। यहाँ तक क्लियर? अब ये फॉर्मूला याद भी रहेगा। तो केस नंबर वन, केस नंबर वन इज लिसनर, listener following source. What is apparent frequency in this case? V, VL, V, VS plus or plus into original frequency. Good. So values क्यों substitute? So it will be 350 क्योंकि speed of sound 350 बोला है. What is velocity of listener? VC, VC cos of 53. एक काम करते हैं, ये फाइंड कर लेते हैं पहले. VC cos 53. What is VC given to you? 50. What is cos of 53 को भी दिया है क्वेश्चन में. कितना बोला है? 0.6. 0.6 मतलब 3/5 है ना. 6/10 मतलब 3/5. ये दिया हुआ है आपको 1 एंड 10 तो कितना आ गया? 30. ओके. व्हाट अबाउट दिस? व्हाट इज VB? VB की वैल्यू दी है ना, कितनी बोली है? 12.5. cos 37. व्हाट इज cos ऑफ 37? 0.8 मतलब 4/5. कितना? 4/5. तो टू सिंपल. 12.5 इंटू 4 इज 50. 50/5 इज 10. तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड. तो अभी ये वैल्यू सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे. तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लिसनर? कितना आया? 30. तो यहाँ क्या लिखोगे? 30 अपॉन 350 प्लस कितना? 10 इंटू 36 किलो हर्ट्ज.
किलोहर्ट्ज। ओके, किलोहर्ट्ज को किलोहर्ट्ज में रहने दो, तो कितना आएगा, तो कितना है 380/360 इंटू 36 हो गया। वन जा एंड टेन जा, जीरो जीरो कर दो कैंसल। तो व्हाट इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, 380/10 मतलब 38 किलो हर्ट्ज। तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी एज डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर ऑन द कार, क्योंकि कार पहले केस में कौन था, लिसनर था। अब यही फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट होके जाएगा, किसके पास जाएगा, बैट के पास, और बन जाएगा केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 में सोर्स कौन है, कौन है, कार, लिसनर कौन बन गया, बैट। तो हु इज फॉलोइंग हु, सोर्स इज फॉलोइंग लिसनर। तो सोर्स फॉलोइंग लिसनर, फॉलोइंग लिसनर। तो मैंने अभी बताया आपको एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगा, V माइनस VL अपॉन V माइनस VH इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। पर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी मतलब कार का फ्रीक्वेंसी कितना है, कार का फ्रीक्वेंसी NA, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, NA डैश। सिर्फ नोटेशन चेंज किए, बाकी कुछ नहीं है। दिस इज नथिंग बट 350 माइनस, हु इज द लिसनर इन दिस केस, कार। कार लिसनर है कि बैट है, बैट है। व्हाट वाज स्पीड ऑफ बैट, 10, कितना, 10। गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे लिसनर कौन है, बैट है, बैट का स्पीड कितना है, 10। सोर्स कौन है, सोर्स, सोर्स कौन है, कार, कार का स्पीड कितना है, 30। और ये जो फ्रीक्वेंसी था ये कितना था, 38 किलो हर्ट्ज। तो सॉल्व करो, तो ये आ जाएगा NA डैश इक्वल टू हाउ मच, 340 बाय 320, और ये 38 किलो हर्ट्ज। इसको सॉल्व कर लो, सिंपल। 16 का 17 का, ओके, 19 8 बराबर। व्हाट इज 17 इंटू 19/8, अप्रोक्सीमेटली बता दो ना, 1 एंड 2 16/8, 2 इंटू 19 इज 38। तो आंसर 38 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 38 पॉइंट समथिंग। तो एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, वो जो कैलकुलेट करके रखा है 40.37 आ रहा है वो, ठीक है। 17 इंटू 19 डिवाइडेड बाय 8, 40.375, so it is 40.375 hertz frequency, खत्म ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कुछ क्वेश्चन हमारे पेंडिंग रह गए थे, जैसे कि एक वो मैन था स्टैंडिंग बिटवीन टू क्लिफ, मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो बाकी है। और एक क्वेश्चन भी बाकी है, तो वी विल सॉल्व ऑल द रिमेनिंग क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन यही था, वो अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स। वो इलिप्स नहीं है, वो क्लिप्स है, क्लिप्स, इट इज नॉट इलिप्स। आई होप यू नो व्हाट इज क्लिफ। पता है क्या क्लिफ क्या होता है, यू नो व्हाट इज अ क्लिफ, क्लिफ नहीं पता, क्लिफ नहीं, हाँ, व्हाट इज क्लिफ, क्लिफ क्या होता है, क्लिफ नहीं पता। तो आई थिंक नन ऑफ यू डू एनी काइंड ऑफ ट्रेकिंग। यू नो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली यू हैव अ माउंटेन समथिंग लाइक दिस। अब कभी कभी ऐसा होता है कि माउंटेन का एक साइड स्लाइटली वर्टिकल जैसा, उसको बोलते हो क्लिफ। तो दिस इज अ क्लिफ। यही नहीं पता तो समझेगा कैसे क्वेश्चन। तो ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिफ्स, तो यू हैव टू पैरेलल क्लिफ्स, so there are two parallel cliffs something like this,
इसको मैं क्लिफ C1 बोल देता हूँ, इसको क्लिफ C2 बोल देता हूँ। और एक मैन है विच इज स्टैंडिंग इन बिटवीन दीज टू क्लिफ, और उसके हाथ में गन है। ओके, तो फायर्स अ गन, तो यहाँ से उसने गन जब फायर करेगा तो आपको पता है जब गन फायर होता है तो आवाज होता है, साउंड जनरेट होता है। ही हियर्स टू इकोस, वन आफ्टर 3 सेकेंड एंड द अदर आफ्टर 5 सेकेंड। तो यहाँ से साउंड जाएगा और रिफ्लेक्ट होके आएगा। पहला इको, मैं इसको बोलता हूँ लेटर से T2, यहाँ से साउंड जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके आएगा। तो एक इको क्लिप C1 से होगा, दूसरा इको क्लिप C2 से होगा। तो जब पहला इको सुना कितने टाइम के बाद सुना, 3 सेकेंड के बाद, दूसरा 5 सेकेंड के बाद। ओके, द सेपरेशन बिटवीन द टू क्लिप्स इज 1360 मीटर। मतलब क्लिफ 1 से लेके क्लिफ 2 तक डिस्टेंस आपको दिया हुआ है लेटर से D, कितना दिया हुआ है, 1360 मीटर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ऐसा पूछा है। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। अ मैन इज स्टैंडिंग बिटवीन टू पैरेलल क्लिप्स, फायर्स द गन, the sound of that fire goes to cliff C1, gets reflected back, and the man hears an echo. And the same sound goes to cliff C2, gets reflected back, and man hears again an echo. The first echo was heard after 3 seconds, and the second echo is heard after 5 seconds. The distance between cliff C1 and C2 is 1360 meter. They are asking you what is the speed of sound in air. तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले तो क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो। तो कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे? इको में हमेशा याद रखना, इको में डिस्टेंस डबल ट्रैवल होता है। क्यों? क्योंकि साउंड जाएगा, रिफ्लेक्ट होके वापस आएगा, डबल होता है ना, सही है। तो टाइम भी डबल होता है, आधा टाइम जाने में और आधा टाइम आने में, बराबर। तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द साउंड फ्रॉम द मैन टू रीच क्लिफ C1? अरे बहुत इजी है, थोड़ा ध्यान दो, तुमको सब पता है, यू नो एवरीथिंग। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है, ध्यान ध्यान नहीं है क्लास में। पहला इको कितने सेकंड के बाद सुनाई दिया? तो साउंड मैन से गया क्लिफ C1 पे और रिफ्लेक्ट होके वापस आया 3 सेकंड में। तो सिर्फ मैन से क्लिफ तक कितना टाइम लगेगा? 3 का आधा, मतलब कितना, 1.5 सेकंड। सो द टाइम टेकन बाय द साउंड, by the sound to reach cliff C1 is half of T1। कितना हाफ ऑफ T1? 3/2, मतलब कितना, 1.5 सेकेंड। मतलब मैन से C1 तक साउंड को जाने में टाइम लगा 1.5। सिमिलरली द टाइम टेकन बाय द साउंड टू रिच क्लिफ C2 इज, क्या आएगा, क्या आएगा, T2/2। T2 कितना था, 5, तो 5/2 कितना आ गया, 2.5। वेरी गुड, क्लियर यहां तक, बराबर। मैन से C1 तक अगर 1.5 है तो C1 से मैन तक कितना है, 1.5 है, बराबर। तो C1 से मैन तक कितना लगा, 1.5, और मैन से C2 तक कितना लगा, 2.5। तो C1 से C2 तक कितना लगा, 4, 1.5 प्लस 2.5। तो therefore time taken by the sound to reach from C1 to C2 is 1.5 plus 2.5, मतलब 4 seconds. What is the formula of speed? Distance upon time. Also we know that, क्या पता है तुमको, speed is distance upon time। डिस्टेंस कितना दिया है, 1360, टाइम कितना लगा, बताओ क्या आएगा, 340 मीटर पर सेकेंड। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। देखो आंसर में 340 दिया है क्या, दिया है, यस, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डू यू रिमेम्बर हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड ऑफ साउंड देखा था? तीन फैक्टर्स थे, कौन से तीन? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी में हमने दो टाइप के कंडीशंस डिस्कस किए थे, एक था मॉइस्ट एयर एंड एक था ड्राई एयर। तो डेंसिटी मॉइस्ट एयर का ज्यादा होता है कि ड्राई एयर का ज्यादा होता है? ड्राई एयर का ज्यादा होता है। अगर ये पता है तो अगला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अगला क्वेश्चन, इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट अ गिवन प्लेस, मतलब प्लेस सेम है, जैसे हमारा सिटी, तो हमारे सिटी में मेजर कर रहे हैं हम लोग, तो एक ही जगह पे हम लोग मेजर कर रहे हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ साउंड ऑन टू डिफरेंट डेज, फॉर एग्जांपल संडे एंड मंडे, 2 दिन ऑफ अ गिवन वीक आर इन द रेशो 1:1.1। तो एक दिन और दूसरे दिन, 2 दिन पे हमने स्पीड ऑफ साउंड मेजर किया, तो हमको V1/V2 का रेशियो मिल गया 1:1.1। assuming the temperature on the 2 days to be same, temperature सेम था, what quantitative conclusion can you draw about the condition on the 2 days? तो अगर टेम्परेचर भी सेम था, लोकेशन भी सेम है, लेकिन स्पीड सेम नहीं है, तो इससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा आपको पूछा है, राइट? तो अब एक काम करेंगे, आपको पता है, क्या पता है? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी, पता है ना ये? ओके, तो V1/V2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ρ2/ρ1। तो देयरफॉर व्हाट इज V1/V2 गिवन टू यू? 1/1.1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ρ2/ρ1, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, 1 का स्क्वायर 1, 1.1 का 1.21, ρ2/ρ1। तो व्हाट इज ρ2, या फिर व्हाट इज ρ1? व्हाट इज ρ1? 1.21 टाइम्स ऑफ ρ2। 1 मतलब डे 1, 2 मतलब डे 2। तो पहले दिन पे जो डेंसिटी था वो दूसरे दिन के कंपैरिजन में 1.21 टाइम्स है, तो पहले दिन पे डेंसिटी ज्यादा है। मॉइस्ट एयर का डेंसिटी ज्यादा होता है कि ड्राई एयर का? किसका? ड्राई। देयरफॉर डे 1 इज ड्राई एंड डे 2 इज मॉइस्ट। हो गया, खत्म क्वेश्चन। क्योंकि डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर इज मोर कंपेयर टू मॉइस्ट एयर, तो पहले दिन पे जो डेंसिटी है वो 1.21 टाइम्स ऑफ सेकेंड डे है, तो पहले दिन पे डेंसिटी ज्यादा है। डेंसिटी ज्यादा किसका होता है? ड्राई एयर का। तो पहला दिन क्या था? ड्राई था, दूसरा क्या था? मॉइस्ट था। हो गया, खत्म। अगला क्वेश्चन, a police car travels towards a stationary observer at a speed of 15 meters per second. The siren on the car emits a sound of frequency 250 hertz. Calculate the recorded frequency. The speed of sound is 340 meters per second. तो सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताया है पुलिस कार, मतलब पुलिस का जो जीप होता है, दैट इज सोर्स, ओके, इट इज ट्रेवलिंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो लिसनर का स्पीड 0 है और सोर्स का स्पीड कितना है? 15 मीटर पर सेकेंड। और फ्रीक्वेंसी कितना इमिट किया? 250 हर्ट्ज। तो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एज इमिटेड बाय द पुलिस कार इज 250 हर्ट्ज। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? इट इज 340 मीटर पर सेकेंड। व्हाट दे आर आस्किंग यू टू फाइंड इज रिकॉर्डेड फ्रीक्वेंसी, मतलब व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एज ऑब्जर्व बाय द लिसनर। सिंपल। और पुलिस का जो कार था वो कहाँ जा रहा था? टूवर्ड्स जा रहा था। तो डिस्टेंस कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। तो मुझे बताओ फॉर्मूला क्या आएगा? V और ये VS, इधर माइनस की प्लस, हाँ माइनस पक्का। रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1, तो न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो नीचे क्या आएगा? माइनस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। n इक्वल टू V कितना दिया हुआ है? 340। 340 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 15। NO कितना है? 250। तो ये क्या आएगा? 340/15।
325 इंटू 250, 25 का टेबल पता है, ये है 10 जा, ये है 13 जा, 3400 बाई 13। व्हाट इज 3400 बाई 13? 3400 बाई 13 कितना आ गया? 261.53। तो 261.53 इज द आंसर। 261.53, 261.53 हर्ट्ज करेक्ट है। क्योंकि डिस्टेंस कम हो रहा था तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन। अभी मैंने कल आपको बताया था कि यू आर लिसनर, एक गाड़ी आ रही है हॉर्न बजाते बजाते, डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी विल बी ग्रेटर देन द रियल फ्रीक्वेंसी। वही गाड़ी क्रॉस करके चली गई, एपरेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन द रियल फ्रीक्वेंसी। वही क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन वही है। द साउंड इमिटेड फ्रॉम द सायरन ऑफ एन एम्बुलेंस has a frequency of 1500 hertz. So real frequency emitted by the ambulance is 1500 hertz. The speed of sound is 340 meter per second. Calculate the difference in frequencies heard by a stationary observer if the ambulance initially travels towards and then away from the observer at a speed of 30 meter per second. तो पहले केस में एम्बुलेंस टूवर्ड्स आ रहा था, दूसरे केस में अवे जा रहा है। पहले केस में ज्यादा फ्रीक्वेंसी सुना जाएगा, दूसरे केस में कम होगा। तो दोनों का डिफरेंस बताओ। आपको डिफरेंस पूछा है, दे आर नॉट आस्किंग यू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन फर्स्ट केस एंड व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन सेकंड केस। वैसे तुमको डिफरेंस है तो माइनस करना ही पड़ेगा, लेकिन तुमको अगर नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने हैं तो एक ट्रिक बताता हूं मैं, वो ट्रिक यूज कर लेना। गिवन में दिया है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, कितना है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी? 1500 hertz. What is the speed of sound? 340 meter per second. Who is the source? Who is the source? Ambulance. What is the speed of source? कितना? 30 meter per second. Listener is stationary. Speed is 0. आपको पूछा है find what is the difference in frequency, मतलब delta n. Difference in frequency. कौन सा फ्रीक्वेंसी? एपरेंट फ्रीक्वेंसी। डिफरेंस इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सबसे पहले यू शुड नो डिफरेंस इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच, क्योंकि जब अप्रोच होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगा और जब अवे जाएगा तो कम होगा। तो बड़ा नंबर कौन सा है? फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच। छोटा कौन है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीड। तो एन ए माइनस एन आर करना है आपको। Apparent frequency in the first case is called as frequency of approach, and apparent frequency in the second case is called as frequency of recede. क्योंकि पहले केस में डिस्टेंस कम हो रहा था, दूसरे केस में डिस्टेंस बढ़ रहा है। अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्रोच, हु इज स्टेशनरी लिसनर, हु इज मूविंग टुवर्ड्स, कमिंग टुवर्ड्स तो माइनस। केस नंबर 3 receding, who is stationary listener, who is moving source, moving away, तो क्या आएगा? प्लस। हो गया। अब we will start solving। तो solution delta n which is na minus nr. What is na? v upon v minus vs n0 minus what is nr? v upon v plus vs n0। तो क्या कॉमन निकलेगा? v इंटू n0 आ जाएगा कॉमन, 1 अपॉन v माइनस vs माइनस 1 अपॉन v प्लस vs। तुमको चाहिए तो तुम पहले ये फाइंड करो, फिर ये फाइंड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो, अप टू यू। तो therefore delta n equal to v into n0 क्रॉस मल्टीप्लाई v plus vs, v plus vs plus v minus vs अपॉन v माइनस vs इंटू v प्लस vs। क्या कैंसिल हो गया? vs हो गया कैंसिल, हो गया ना? vs और vs हो गया कैंसिल, तो क्या आया? 2v, और बाहर भी क्या है? v, तो 2v स्क्वायर n0 अपॉन a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। पुट वैल्यूज, व्हाट इज स्पीड ऑफ साउंड?
दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 340 स्क्वायर, व्हाट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1500, ये आ गया 340 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। मैंने जानबूझ के ऐसा करके दिया है आपको सो एज टू अंडरस्टैंड कि ऐसा करने जाओगे तो कैलकुलेशन में फंस जाओगे। राइट, करो कैलकुलेट करो, बड़े बड़े नंबर आएंगे। तो फिर क्या करना चाहिए, इंडिविजुअली फाइंड कर लेना चाहिए। तो क्या करोगे, ये सब करने के आंसर वही आएगा लेकिन कैलकुलेशन में अटक जाओगे। तो क्या करोगे, इंडिविजुअली फाइंड कर लो। व्हाट विल बी frequency of approach v upon v minus vs into no, what is v 340, 340 माइनस कितना 30, no कितना था 1500 था, तो 340 अपॉन कितना आ गया 310, ये कितना आ गया 1500, 34 बाई 31 इंटू 1500। राइट, यहाँ तक ठीक है, ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज व्हाट एन ए, दिस एन ए, व्हाट विल बी एन आर, व्हाट विल बी एन आर, व्हाट विल बी एन आर, v upon v plus vs into no, what is v 340, 340 plus 30 370, तो कितना हो गया ये 34/37 इंटू 1500। तुमको फाइन क्या करना है, डेल्टा एन, व्हाट इज डेल्टा एन, एन ए माइनस एन आर, व्हाट इज एन ए 34/31 इंटू 1500 माइनस 34/37 इंटू 1500, क्या कॉमन निकलता है 34 इंटू 1500, 1/31 माइनस 1/37, 37 माइनस 31 कितना होता है, कितना होता है 6 अपॉन 31 इंटू 37। यहाँ पे भी कैलकुलेशन का प्रॉब्लम होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितना लास्ट केस में हो रहा था। कर लो अभी कैलकुलेट, सिंपल है। 34 सिक्स इंटू 1500 कितना आ गया 3,06,000, डिवाइड बाय क्या करना है 31 इंटू 37, ओके कितना आ गया 266.78, तो 266.78 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, मतलब जब अप्रोच हो रहा था तो 1500 प्लस 266 पॉइंट वट एवर इट इज, और जब दूर जा रहा है तो 1500 माइनस 266, हो गया क्वेश्चन खत्म, और आंसर यही है, डन। एंड ऑफ डॉपलर इफेक्ट।